Good evening. I hope everyone is good and I'm properly audible and visible. आज ये सेकंड पार्ट है टू किल अ मॉकिंग बर्ड का, जिसमें हम लोग आगे का कंटिन्यूएशन में जो है डिस्कशन जारी रखेंगे। ठीक। सो जस्ट अ मिनट। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लास्ट डिस्कशन हुआ था वो हम लोग यहाँ पर थे। हम लोगों ने इसके पब्लिकेशन और अवार्ड वगैरह से रिलेटेड चीज़ें समझी थी और 4-5 बातें का जिक्र किया था मैंने, जिसमें ये बताया था कि किस तरीके से क्या-क्या ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट हैं इस नॉवेल में। ठीक है? तो अब इसी से आगे बातचीत स्टार्ट करते हैं और आज बात करेंगे हम लोग इसकी प्लॉट समरी की। ठीक है? यानी कि इसकी कहानी जो है किस तरीके से डेवलप होती है, क्या कहानी है इस नॉवेल में। तो यहीं पर लिखेंगे प्लॉट ठीक है, समरी की बातचीत होगी। देखिए, सारी की सारी स्टोरी जो है, ये जो एटिकस की फैमिली है, एटिकस फिंच, स्काउट फिंच एंड जेम एंड डिल, इन्हीं बच्चों के आसपास घूमती है एंड इज एक्चुअली अ ब्लेंडिंग ऑफ थ्री प्लॉट्स। एक तरीके से देखा जाए तो 3 प्लॉट्स को आपस में ब्लेंड कर दिया गया है, मिला दिया गया है। 3 प्लॉट्स कौन कौन से हैं? एक प्लॉट जो है वो एटिकस की फैमिली का है, दैट इज द मेन प्लॉट। उस प्लॉट में एक दूसरा प्लॉट आकर के मिलता है, दैट इज द स्टोरी ऑफ बू रेडली। ठीक है? दूसरा जो प्लॉट इसमें मिलता है वो बू रेडली का प्लॉट है। एंड थर्ड प्लॉट इज द प्लॉट ऑफ रेप चार्जेस, और वी कैन से दैट द रेप चार्ज ऑन अ ब्लैक मैन बाई अ वाइट गर्ल। ठीक है? तो ये 3 प्लॉट्स जो हैं एक साथ मिलकर के नॉवेल में साथ साथ रन करते हैं और एंड होते हैं। When a story begins, it begins with the narrator of the novel, who is Scout Finch, is a girl. ठीक है? एक छोटी सी लड़की है, स्काउट फिंच नाम है, एंड शी लिव्स विद हर फादर एंड हर ब्रदर जेम। ठीक है? हर मदर इज डाइड व्हेन हिज ब्रदर वाज जेम गेट्स बर्थ। जब उसका भाई पैदा हुआ था तब उसकी जो मदर है वो एक्सपायर कर गई। एंड देयर आफ्टर फ्रॉम देन देयर इज अनदर कैरेक्टर हु इज मदर लाइक फिगर नेम्ड कल्पूर्निया। ठीक है? तो नाम थोड़ा सा हम लोग लिखते चलें कौन कौन है। स्काउट फिंच, स्काउट फिंच, जिम और एटिकस। ठीक है? एटिकस फिंच। इनकी कहानी क्या है? इनकी कहानी ये है कि ये बड़ी है एंड जेम इज छोटी है, छोटा है जेम। ठीक ना? एक मिनट, क्लास पढ़ाते करी थी। ठीक है? तो ये एटिकस फिंच एंड स्काउट फिंच जेम। तो हमने बताया कि स्काउट इज एल्डर और दिस इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, नरेटर ऑफ द नॉवेल। एंड जब जेम की बर्थ होती है उसी टाइम एटिकस की वाइफ यानी कि स्काउट की मदर की डेथ हो जाती है, यानी स्काउट जेम दोनों की मदर की डेथ हो जाती है। वहां फिर एक अनदर कैरेक्टर आता है जिनका नाम है कल्पूर्निया। ठीक है?
एक मिनट। ठीक है, कलपूर्निया is a black woman and she is mother like figure. She is cook in her family, in Scout's family, and Atticus is a liar. ठीक है, and there is very caste discrimination. Caste क्या कहें, class sense is very popular in the society. ठीक है, उस समय जो वहां की सोसाइटी है अल्बामा की। अच्छा, यहीं पर एक चीज और लिखिएगा, हम लिखते हैं यहीं, दैट इज स्टोरी सेट इन, सेटिंग क्या है इसकी, सेटिंग इज, सेटिंग जो है इसमें दैट इज अल्बामा, मेकॉम्ब, मेकॉम्ब, अल्बामा। अल्बामा, ठीक है, अल्बामा का मेकॉम प्लेस जो है वहीं पर ये लोग रहते हैं और यहाँ से स्टोरी बिगिन होती है। ठीक है, एंड मेकॉम अल्बामा, एंड दिस प्लेस इज highly suffering with the great depression, but the family of Atticus is well doing family because he is a very reputed and well to do lawyer। ठीक है, वहां पर एक जो सबसे बड़ी समस्या थी वो डिप्रेशन की थी, मींस की फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज थी, महंगाई की स्थिति थी, या डिफ्लेशन की स्थिति कहा जाए तो उस स्थिति में लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं थी। बट एटिकस बीइंग पॉपुलर लॉयर, बीइंग अ गुड लॉयर, एंड हिज प्रैक्टिस वाज गोइंग वेल, सो इनके पास बहुत सारी समस्याएं नहीं थी, दे वर डूइंग वेल। ठीक है, बहुत सारी परेशानी नहीं थी, एंड दे फोर लिव्स टुगेदर। ठीक है, एंड वन समर जेम एंड स्काउट बिफ्रेंड विद अ डिल, एक दूसरा लड़का है डिल, ठीक है, जिसका नाम DILL डिल, और वो आकर के इनको ज्वाइन करता है, एंड वो जो है यहाँ एवरी समर जो है अपने एक रिलेटिव के यहाँ रहने आता है। ठीक है, एंड ही ज्वाइंस दीज टू चिल्ड्रन, दो बच्चे थे, तीसरा हो गया, अब इन्हीं तीन बच्चों के माध्यम से कहानी शुरू होगी। एंड देयर इज अ नेबर हु इज रेडलीज, ठीक है, एंड देयर इज अ हाउस रेडली प्लेस। ठीक है, एक घर है इनके बगल में जिसका नाम है रेडली प्लेस, वहां पर एक जो महोदय रहते हैं दैट इज आर्थर रेडली आर बू रेडली। ठीक है, ही इज वेरी सेक्लूडेड पर्सन, और वो लगातार घर के अंदर ही रहते हैं, बहुत लोगों के बीच में नहीं आते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ फसेस अबाउट बू रेडली अमंग दीज थ्री चिल्ड्रन। ठीक है, इन तीनों बच्चों के साथ बहुत सारी जैसे बच्चे क्या होते हैं आपस में बहुत सारी बातचीतें कर लेते हैं, बहुत सारा कुछ निर्णय ले लेते हैं, बहुत सारी बातें बना लेते हैं, तो उसी तरीके की बहुत सारी अफवाहें थी इन बच्चों के मन में जो है बू रेडली के प्रति। बू रेडली का जो बड़ा भाई था उसका नाम है मिस्टर नॉर्थन रेडली। ठीक है, तो उनका घर है, वो लोग यहाँ पर रहते हैं, एंड डिल एंड जेम हैज फैसिनेटेड फॉर बू रेडली, एंड वो उन्हें देखना चाहते हैं। तो एक दिन वो लोग उनके घर जाते हैं। ठीक है, उनको देखने के लिए, तो इस तरीके से लाइफ बीतती रहती है। अगले समर की बात आती है। ठीक है, तो अब स्काउट जो है पहली बार स्कूल जाती है, एंड डिल भी वापस चला जाता है। नेक्स्ट समर जो है डिल फिर से वापस आता है। ठीक, he scout and Jem began to act out of a story of बू रेडली, और फिर से वो लोग की वो जो बू रेडली की स्टोरी थी उसी पर जो है इन लोगों की फिर से बातचीत, फिर से उनका जो क्रियाकलाप था उनको
खोजने की कोशिश करना, देखने की कोशिश करना, ये सारा काम जो है वो तीनों बच्चे फिर से स्टार्ट कर देते हैं। बट जब ये बातें एटिकस को पता चलती है, ठीक है, व्हेन एटिकस कम्स टू न्यू द होल स्टोरी अबाउट दिस चिल्ड्रन, देन ही टीचेस अ मॉरल लेसन टू देम दैट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, उन्होंने एक जो मॉरल लेसन दिया बच्चों को, वो था कि दैट दे शुड सी द वर्ड फ्रॉम अनदर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, किसी को ऐसे ही जज करने के बजाय उनको जो है उस व्यक्ति के नजरिए से दुनिया को देखना चाहिए, तब उन्हें जज करना चाहिए। ठीक है, एटिकस पुट्स स्टॉप टू देयर एथिक्स। ठीक है, जो उनका बच्चों का ये काम था, उस पर उन्होंने एक स्टॉप लगाया एंड टॉट द चिल्ड्रन टू ट्राई टू सी लाइफ फ्रॉम अनदर पर्सन्स पॉइंट पर्सपेक्टिव बिफोर मेकिंग जजमेंट। ठीक है, कि बच्चे ये जो थे, उन्हें या किसी को भी किसी के विषय में पहले पूरी जानकारी लीजिए, उसके नजरिए से दुनिया को देखिए एंड देयर आफ्टर मेक अ जजमेंट फॉर देम। ठीक है, तब उनके विषय में कोई जजमेंट बनाइए, तब उनके विषय में कोई जो है अपने अंदर धारणा डेवलप करिए। ऐसा एक मॉरल लेसन किसको देते हैं? एटिकस और सॉरी स्काउट और जेम को। अब ये लाइन, ये मॉरल लेसन याद रखिएगा, यहीं से कहानी शुरू होगी आपके पहले क्वेश्चन के आंसर की, जहां इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल लेसन होगा। बिकॉज कि यही जो मॉरल लेसन है, यही जाकर के नॉवेल की एंडिंग बनेगा। कैसे? कि इन द बिगिनिंग द थ्री चिल्ड्रन आर थिंकिंग lot of bad things about Boo Radley, but at the end of novel they were saved by Boo Radley। ठीक है, ये तो आखिरी बार था जब बू रैडली ने उन्हें बचाया। ठीक है, इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थी, जैसे उन बच्चों को गिफ्ट्स मिलने, फिर जो है जो जेम था उसका जो निकर था, उसका जो शॉर्ट्स था वो छूट गया था उनके घर में, उसको कहीं फंस करके वो रफू करके फिर से वहीं जगह पर रख देना। एंड फिर एक बार वहां पर आग लगी थी, उस आग में भी इन लोगों को बचाने का काम, इन पर कंबल डालने का काम जो है बू रेडली ने किया था। तो ये सारी बातें एंड में जो स्काउट है उसको याद आती है, व्हेन शी वाज सेव्ड बाय बू रेडली। ठीक है, तो जब बू रेडली उन्हें बचाता है, तब उन्हें ये सारी बातें याद आती है एंड शी रियलाइजेस दैट बू रेडली इज नॉट अ बैड मैन एंड शी ट्राइज टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव। और तब वो बू रेडली के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखने की कोशिश करती है एंड रियलाइजेस व्हाट हर फादर हैज टॉट हर। ठीक है, तो ये मॉरल लेसन है जो बिगिनिंग में स्टार्ट होता है और एंड में कोरिलेट होता है विद द एंडिंग ऑफ द नॉवेल, and that focuses on the necessity or importance of moral lessons, moral education to children। ठीक है, बच्चों में मॉरल एजुकेशन या मॉरल लेसन्स की क्या जरूरत है, क्यों जरूरी है, इस बात पर यहाँ पर ये जो फोकस बनता है। मीन्स की जो प्लॉट है, किसका प्लॉट? द प्लॉट ऑफ बू रैडली, when it novel ends, that becomes a moral lesson for children। ठीक है, उन बच्चों के लिए ये एक मॉरल लेसन बन करके सामने आता है। तो यहाँ से ये मॉरल लेसन वाला स्टोरी है, वो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बच्चे जो थे बिना पूरी तरह से बू रैडली को समझे हुए उनको पहले से जज कर ले रहे थे कि बैड है, नॉट गुड। ठीक, इसी तरीके से जो बॉब है, सॉरी बॉब नहीं, क्या नाम उसका, टॉम रॉबिन्सन। ठीक है, जो टॉम रॉबिन्सन है, ब्लैक मैन हु वाज अक्यूज्ड ऑफ रेप, द प्रेजुडिस्ड सोसाइटी और रेसिस्ट सोसाइटी ऑफ अल्बामा has accepted black people as bad one without knowing them clearly, closely, and without understanding them, and without seeing the world
फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो जो अलबामा की प्रेजुडिस्ड सोसाइटी है जहां पर ये नावल बेस्ड है, जहां पर ये नावल सेट है, उस जगह की जो जनता है, उस जगह के जो लोग हैं, उनका जो एक प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम क्या है, वो किसको रॉन्गली जज कर रहे हैं, they are not seeing the world from the perspective of black people. They are prejudiced about black people and prejudiced about racism. ठीक है, रेसिज्म और ब्लैक पीपल के प्रति प्रेजुडिस्ड हैं, उनका मानना है कि दे आर बैड वंस। ठीक है, तो ये चीज जो है ये भी उसी मॉरल लेसन के बीच में आ जाएगी और उसी में कोरिलेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बात हुई। एंड देयर आफ्टर यहीं से उन बच्चों का वो जो कार्यक्रम था वो थोड़ा सा ब्रेक हुआ, यानी कि जो बू रैडली को वो खोजते थे, परेशान करते थे, उनके विषय में जो गलत धारणाएं थी उन बच्चों में, वो खत्म हो गई। बट ऑन डिल्स लास्ट नाइट इन मेकॉम फॉर द समर, the three seeks into the Radley property where Nathan Radley shoots at them. Jem loses his pants in ensuing escape. When he returns for them, he finds them mended and hung over the fence. ठीक है, अब यहाँ पर कहानी कंटिन्यू होती है। इनके फादर उनको मॉरल लेसन देते जरूर हैं, बट एट वंस वो इस बात को नहीं समझते हैं। एंड बिकॉज द नाइट वॉज लास्ट नाइट ऑफ डिल एट दैट प्लेस, क्योंकि अगली मॉर्निंग जो है डिल को वापस से अपने घर जाना था, रिलेशन से वापस जाना था, क्योंकि स्कूल्स ओपन होने वाले थे। एंड जब वो जाने वाले थे उससे पहले इन लोगों ने डिसाइड किया दैट टुडे दिस नाइट वी विल एंटर इन रेडलीज प्रॉपर्टी। मींस कि रेडली का जो घर है उसके घर में एंटर करेंगे। ठीक है, और चुपके चुपके ये बच्चे उस घर में एंटर करते हैं। बट देयर वाज बू रेडलीज एल्डर ब्रदर नाथन रेडली हु शूट्स एट देम। ठीक है, उन्होंने इन बच्चों पर शूट किया एंड ये दोनों तीनों जो है एस्केप किए, वहां से भागे। लेकिन भागने के दौरान क्या हुआ था कि जेम जो है, जेम का जो शॉर्ट्स है वहीं छूट गया, किसी चीज में फंस गया और जल्दी जल्दी वो अपना शॉर्ट्स छोड़ करके वहां से भाग निकला बिना निक करके। एंड इन द मॉर्निंग दे वेंट बैक टू दैट प्लेस टू ब्रिंग द शॉर्ट्स। ठीक है, अपने शॉर्ट्स जो है वहां लेने गए। दे फाइंड दैट द डैमेज वॉज रिपेयर्ड इन द शॉर्ट्स। जो उनका शॉर्ट्स था उसमें जो डैमेज हुआ था वो रिपेयर कर दिया गया था, रफ कर दिया गया। इट वॉज मेंडेड एंड पुट प्रॉपरली ऑन द फेंस। जो चार दीवारी थी उसी के ऊपर उसको लटका दिया गया था, रख दिया गया था। किसने किया था? नोबडी नोज। क्यों किया था? नोबडी नोज। ठीक है, तो ये एक घटना बच्चों को थोड़ा सा दिल में उनके बैठी, ये बाद में अभी फिर से आगे रिलेट होगी। ठीक है, एंड इज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट मॉरल एजुकेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक, और इसके बाद जो है डिल वापस चला जाता है, ये बच्चे भी स्कूल जाते हैं। एंड नेक्स्ट विंटर में जेम एंड स्काउट फाइंड मोर प्रेजेंस इन द ट्री। अब एक दूसरा इंसिडेंट होता है उसी कहानी में, कहानी आगे बढ़ती है। ये देखिए, ये भी प्लॉट किसका चल रहा है? जो बू रेडली है उसका प्लॉट है। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन चल रही है? अभी उनके बू रेडली के घर के पास एक पेड़ था जिसके बीच में एक जो है गड्ढा था। एंड दीज चिल्ड्रन स्पेशली जेम एंड स्काउट फाइंड्स लॉट ऑफ गिफ्ट्स देयर। ठीक है, बहुत सारे सामान वो बच्चे वहां से पा जाते, कोई उनमें रख देता था और वो इन बच्चों को मिल जाता था। एंड नाथन रेडली इवेंचुअली प्लग्स द होल विद सीमेंट शॉर्टली देयर आफ्टर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो जो गड्ढा था उस पेड़ में उसको सीमेंट से भर दिया गया। किसने भरा? नाथन रेडली ने। ठीक है, एंड अच्छा एक मिनट, मैं एक बार फिर से कमेंट आपके देख लूं, क्या किसी का कोई कमेंट वमेंट हो, क्योंकि मैं बकता जा रहा हूं, मैं देख नहीं रहा हूं। चलिए ठीक, कहीं कुछ नहीं है।
तो यहाँ से कहानी फिर आगे बढ़ती है, तो आगे बातचीत होती है, तो ठीक एक दिन क्या हुआ कि फायर ब्रेक हुआ वहाँ जहाँ अलबामा में ये लोग रहते हैं, वहाँ पर फायर ब्रेक हुआ। फायर ब्रेक मीन्स कि आग लग गई, एंड अ ब्लैंकेट वाज प्लेस्ड ऑन स्काउट। स्काउट के कंधे पर एक कंबल किसी ने डाल दिया जब आग भड़क रही थी, स्काउट को बचाने के लिए, और इससे स्काउट बच गई। स्काउट को ये पता तो नहीं चला, बट शी वॉज कन्विंस्ड दैट द पर्सन मस्ट बी बू रैडली। जेम टेल्स एटिकस अबाउट द मेंडेड पैंट्स एंड द प्रेजेंट्स। ठीक है, तो ये सब बातें जब हुई, जब उसको ये कंबल वंबल देखने को मिला, देन जो स्काउट है उसने अपने फादर को इसके विषय में बताया, जो प्रेजेंट्स मिलते थे उसके विषय में बताया, जो उसकी पैंट थी रफू करके रख दी गई थी तो उसके विषय में बताया। ठीक है, तो ये सारी बातें उन लोगों में हुई। टू कंसंट्रेशन of Mekong racist white community, Atticus agrees to defend a black man named Tom Robinson who has been accused of raping a white woman named मायला। ठीक है, एक लड़की है जिसका नाम है मायला, दैट इज वाइट गर्ल, एंड शी हैज charged rape attempt on a black character, black man, टॉम रॉबिन्सन। ठीक है, तो वहां की जो अलबामा की या मेकॉम की जो रेसिस्ट कम्युनिटी थी, उनके अगेंस्ट जाकर के एटिकस एक्सेप्टेड टॉम रॉबिन्सन केस। ठीक है, और उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेने का एक रीजन और भी था कि इस थोड़ा सा जो इनके घर की मेड थी, कुक थी, वो इसके साथ रिलेटेड थी, मींस वो इसका रिलेटिव था। Because of Atticus's decision, Jem and Scout are subjected to abuse from their children, even when they celebrate Christmas at the family compound on Finches Landing, California. The Finch's black cook takes them to local black church where the warm and close-knit community largely embraces the children. तो एक दूसरी घटना हुई। अब इनके फादर ने, स्काउट के फादर ने क्या किया, एक ब्लैक पर्सन का केस लड़ने के लिए एक्सेप्ट कर लिया, और वो ब्लैक पर्सन जिस पर रेप अटेम्प्ट के चार्जेस हैं। ठीक है, मींस कि उस पर रेप अटेम्प्ट का चार्ज है एक वाइट महिला का। ठीक है, एक वाइट महिला का रेप करने का चार्ज जो है किस पर है, वो जिस उस पर्सन पर है जिसका केस इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो इस बात से बच्चों को भी परेशानी उठानी पड़ी। क्यों परेशानी उठानी पड़ी? बिकॉज कि इनके फादर ने एक ब्लैक पर्सन का केस ले लिया है। ठीक है, देवर अब्यूज्ड, देवर बुलीड, देवर मिसट्रीटेड। ठीक है, उनके साथ मिसट्रीटमेंट हुआ, उनको बुली किया गया, उनको अब्यूज किया गया। इवन वो क्रिसमस भी अपने चर्च में जा करके नहीं सेलिब्रेट कर पाए, बट जब वो चर्च में नहीं सेलिब्रेट कर पाए तो दे वर कैरीड बाय कैलिफोर्निया टू ब्लैक्स चर्च, जो ब्लैक लोगों के लिए चर्च वहां पर बना है, उस चर्च में कैलिफोर्निया उन्हें ले गई। ठीक है, तो कैलिफोर्निया जब उन्हें बच्चों को वहां ले गई, देवर वार्मली वेलकम्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द ब्लैक पीपल। तो ब्लैक पीपल जो वहां के थे, उन्होंने बहुत वार्मली इन बच्चों का वेलकम किया और इनको अपने साथ एक्सेप्ट किया। ठीक, एम्बरसेस देम चिल्ड्रन। ठीक है, एंड आफ्टर दैट एटिकस, अब यहां से दूसरा वाला प्लॉट कंटिन्यू है। ठीक है, तो पहला प्लॉट फैमिली वाला मेन प्लॉट है, उसी में सारा कुछ हो रहा है। पहला प्लॉट शुरुआत में किसका डिस्कशन चल रहा था? शुरुआत में डिस्कशन बू रेडली का था, अभी वो आगे एंड में कोरिलेट हो जाएगा।
अब किसका चला है, नई घटना क्या हो गई है, नई घटना ये हो गई कि एक ब्लैक मैन है जिसका नाम टॉम रॉबिन्सन है, एंड ही वाज अक्यूज्ड ऑफ रेप, उसे रेप के चार्ज में अक्यूज किया गया है। किसने अक्यूज किया है, एक बॉब एवल की बेटी है जिसका नाम है माइला एवल, उसने इसको चार्ज किया है रेप अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है, ठीक है। एटिकस सिस्टर Alexandra come to live with the Finches the next summer। अगले समर में क्या हुआ कि फिर से गर्मी आ गई, ठंडी का समय बीत गया, स्कूल का टाइम खत्म हुआ, अब फिर से छुट्टी का समय आया, एंड अब क्या हुआ कि एटिकस जो है, उनकी जो सिस्टर हैं अलेक्जेंड्रिया, वो यहाँ पर आकर के रहने लगती हैं, इनके साथ रहने आती हैं, ठीक। और डिल हु इज सपोज टू लिव विद हिज न्यू फादर इज इन अनदर टाउन रन्स अवे एंड कम्स टू मैकॉम। और दूसरा काम क्या हुआ कि जो डिल है वो अब उसकी जो मदर थी वो उसने दूसरी मैरिज कर ली थी, एंड इज सपोज टू लिव एट न्यू प्लेस एट न्यू टाउन विद अनदर फादर, बट वो वहां पर रुकता नहीं है, एंड ही रन अवे फ्रॉम देयर एंड कम्स टू मैकॉम। और फिर से वो, ये तीसरी गर्मी की छुट्टियां हैं जिसमें वो यहाँ पर आ जाता है, एंड फिर यहाँ पर टॉम रॉबिन्सन के ट्रायल की कहानी बिगिन होती है। ट्रायल एपिसोड जो है यहाँ पर दैट इज टॉम रॉबिन्सन्स ट्रायल बिगिंस, एंड व्हेन the accused man is placed in local jail, a mob gathered to lynch him। lynch का मतलब होता है पीटना या मारना, या पीटते पीटते मार डालना, ये काम एक भीड़ के द्वारा होता है, ठीक है। तो जब टॉम को वहां के जेल में, एक लोकल जेल में बंद किया गया, तो एक भीड़ इकट्ठा हो गई जो कि टॉम को मारने के लिए इकट्ठा हुई थी। एटिकस फेसेस द मॉब डाउन द नाइट बिफोर द trial। German scout who have sneaked out the house soon join him। Scout recognize one of the men, and her polite questioning about his son shames him into dispersing the mob। अब कहानी क्या हुई कि भाई टॉम रॉबिन्सन पर केस है, एंड ही वाज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड इन अ लोकल जेल, और वहां पर एक अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई टू किल टॉम रॉबिन्सन। बट बीइंग अ लायर एंड अ गुड मैन, एटिकस स्काउट्स फादर faces the mob and try to save टॉम रॉबिन्सन। टॉम रॉबिन्सन को बचाने की कोशिश की, एंड तभी ये जो दोनों बच्चे हैं, दोनों क्या, तीनों बच्चे, जी-मैन स्काउट एंड डिल, ये जो है वहां से एस्केप करके, किसी तरीके से बच करके, निकल करके आ जाते हैं, एंड हेल्प्स हर फादर, ठीक है। और अपने फादर को ये लोग हेल्प करते हैं, एंड उस भीड़ में से एक व्यक्ति को स्काउट पहचान लेती है। whose son is not a good man, was also a criminal type personality, and Scout started questioning to this person about his son, and at the polite questions of his Scout, the mob starts to disperse। और धीरे धीरे वो जो भीड़ लगी थी टॉम को मारने के लिए, वो डिस्पर्स हो गई, और इन लोगों ने टॉम को बचा लिया, ठीक है। एंड एट द ट्रायल इटसेल्फ द चिल्ड्रन सिट इन द कलर्ड बालकनी। अच्छा, अब यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखिएगा कि दैट इज, जो बच्चे हैं वो कलर्ड बालकनी में बैठते हैं, यानी कि जहां पर केस की सुनवाई हो रही है, देयर आर सेपरेट प्लेसेस, मींस द प्लेस वेयर व्हाइट पीपल कैन सिट, ब्लैक पीपल कैन नॉट गो, ठीक है। जो एक रंग भेद था वहां भी, तो उनका कहना है कि जो ब्लैक पीपल हैं उनके बैठने की जगह दूसरी थी, व्हाइट पीपल के बैठने की जगह दूसरी थी। तो ये जो तीनों बच्चे थे, ये बच्चे भी जहां ब्लैक पीपल लोग थे वहीं पर मौजूद रहे और वहीं पर बैठे रहे, और पूरी सुनवाई के दौरान।
Atticus provides clear evidence that the accuser Myla Evel and her father Bob are lying. In fact, Myla propostinated Tom Robinson was caught by her father and then accused Tom of rape to cover her shame and guilt. जब सुनवाई शुरू हुई तो द लॉयर मिस्टर एटिकस फिंच उन्होंने बहुत सारे क्लियर एविडेंसेस दिए एंड अकॉर्डिंग टू दैट एविडेंसेस टॉम वाज प्योरली इनोसेंट और एटिकस ने कोर्ट को बताया कि दैट टॉम इज नॉट गिल्टी बट दिस गर्ल माइला एवल हु हैज अक्यूज्ड टॉम फॉर रेप सी हरसेल्फ प्रोपोस्टिनेट का मतलब होता है उकसाना या हाँ उकसाना कह सकते हैं ठीक है तो उसने खुद ही बॉब को उकसाया था इस काम के लिए एंड दैट वाज अ काइंड ऑफ कंसेंसुअल सेक्स ठीक है एंड बट शी वाज कॉट बाय हर फादर ठीक है उसने बॉब को इस काम के लिए उकसाया बट शी वाज कॉट बाय हर फादर उसके पिता ने उसको देख लिया उसके फादर ने देख लिया तो अपनी शेम को छुपाने के लिए इन बाप बेटी ने फादर एंड सन ने बॉब एंड माइला ने इस ब्लैक पर्सन पर रेप अटेम्प्ट के चार्जेस लगाए रेप के चार्जेस लगाए ठीक है तो एंड Atticus also presented the evidences that जो चोट इसके फेस पर लगी है माइला के फेस पर लगी है those wounds are not given by Tom Robinson but these wounds are of the beating by her own father ठीक है कि इस तरह से टॉम रॉबिन्सन जो कि एक ब्लैक पर्सन था उसके साथ पकड़े जाने पर फादर ने अपनी बेटी की जो कुटाई पिटाई की थी उसके मार्क्स थे उसके चिन्ह थे ठीक है बट डिस्पाइट ऑफ ऑल एविडेंसेस प्रूविंग टॉम्स इनोसेंस द ज्यूरी बीइंग अ वाइट ज्यूरी announces Tom guilty and punished him ठीक है तो सारे एविडेंसेस होने के बावजूद भी टॉम के का ब्लैक होना ही उस पर अभिशाप था और उसको जो है गिल्टी करार दे करके पनिशमेंट दी गई एंड वन डे ही ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन वो प्रिजन से भागने की कोशिश किया एंड शॉट डेड ठीक है और वो मार दिया गया उसका एनकाउंटर हो गया लेकिन इन सबसे जो बॉब एविल था माइला का फादर वो इस वर्डिक्ट और जजमेंट के बावजूद भी खुश नहीं था ही वांट्स रेवेंज फ्रॉम एटिकस जेम एंड स्काउट वो एटिकस और उसकी फैमिली से रिवेंज लेना चाहता था ठीक है ही मेनेसेस टॉम रॉबिन्सन्स विडो अच्छा टॉम रॉबिन्सन मैरिड मैन था एंड उसने जो उसकी अब विडो वाइफ हो गई उसको भी धमकाया मैंने इसका मतलब होता है धमकाना ठीक है एंड ट्राइज टू ब्रेक इनटू जजेस हाउस और छुप करके जज के घर में भी घुसने की कोशिश की एंड फाइनली बॉब अटैक्स ऑन एटिकस अटैक्स ऑन जेम एंड स्काउट ठीक है व्हेन दे वर रिटर्निंग होम फ्रॉम हैलोवीन पार्टी ठीक है 31 दिसंबर की रात जब जेम एंड स्काउट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हैलोवीन पार्टी जो है 31 दिसंबर को अमेरिका में एक हैलोवीन नाइट्स मनाई जाती है तो उसकी पार्टी वो लोग करते हैं तो उसी पार्टी से ये दोनों लौट रहे थे एंड अटैक्ड बाय बॉब एविल ठीक है बॉब एविल के द्वारा इन पर अटैक किया गया बट कोइंसिडेंसली और लकीली the children were saved by Boo Radley and in that protection fight for children Bob was killed by Boo Radley ठीक है बच्चों को बचाने के चक्कर में जो छुरा था वो
चाकू जो थी वो बॉब को लग गई और बॉब मर गया। ठीक है, और बू रैडली बच्चों को लेकर के एकदम सुरक्षित उनके घर पर छोड़ आया एंड थोड़ी देर बैठने के बाद अगेन डिसअपियर्स इन हिज हाउस। ठीक है, और थोड़ा समय स्काउट के साथ रहने के बाद वहां से निकल गया और फिर से अपने उसी घर में गायब हो गया। ठीक है, and at that time Scout remembers all those things and remembers that the imagination of the children was wrong about Boo Radley, and at that point she tries to see the world from बूज पॉइंट ऑफ व्यू, बू रेडली के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने दुनिया को देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, एंड फाइनली अंडरस्टूड व्हाट हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज। शी इमेजिन्स द थिंग। ठीक है, एंड ही हैज बिकम अ ह्यूमन बीइंग टू हर एट लास्ट, एंड फाइनली अब बू रेडली इज very similar to human being for these children, and with this realization a scout embraces her father's advice to practice sympathy and understanding, and demonstrates that her experience with hard and prejudice will not surely her faith in human goodness। ठीक है, और जो फादर की मॉरल एजुकेशंस थी उसको अडॉप्ट करने और एम्ब्रेस करने का निर्णय लिया स्काउट ने, एंड अपने प्रेजुडिसेस को साइड रखने के साथ साथ एक जो ह्यूमन गुडनेस होती है उसको अडॉप्ट करने का निर्णय लिया। एंड हियर द स्टोरी एंड्स। तो यही इतनी थी कहानी। अब इस कहानी में आप दो तीन पर्सपेक्टिव से चीजें देख सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव कौन सा है, जिसको हम लोगों ने मॉरल विजन की बात की या मॉरल एजुकेशन की बात की। ठीक है, बीच में बू रेडली के की जो बातें थी, बू रेडली का जो प्लॉट था, वहां से वो मॉरल एजुकेशन की बात स्टार्ट होती है। साथ ही साथ उसी मॉरल एजुकेशन में, मॉरल स्टोरीज में, मॉरल थिंग्स में एक जो बात एटिकस की निकल करके आती है कि ही टीचर्स हर चिल्ड्रन नॉट टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ठीक है, तो मॉकिंग बर्ड भी वहां निकल करके आती है। एंड फाइनली ये जो एपिसोड है वो कहाँ से आया, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन। सेकेंड थिंग, ब्लैक या रेसिज्म। ठीक है, रेसिज्म या ब्लैक पीपल या हेट फॉर ब्लैक या क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिलता है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट में आप पूरी पूरी जो बॉब की कहानी है, सॉरी बॉब नहीं, ये टॉम रॉबिन्सन की जो कहानी है और जो रेप अटेम्प्ट है, रेप चार्जेस हैं, एंड बीइंग इनोसेंट ही वाज verdicted to be guilty and punished and finally shot dead, that is racism and black thing। और इसके बाद टाइटल को भी आप उसी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, और टाइटल में आपको किसकी कहानी का यूज करना है, टॉम रॉबिन्सन की कहानी, बिकॉज दिस टॉम इज काइंड ऑफ सिंबल फॉर टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ठीक है, अब एक चीज और बची रह गई जिसको कहते हैं हम ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। तो पीछे हम लोगों ने चर्चा किया था ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स में। अब यहीं पर आप थोड़ा सा हम पीछे ले चलेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने केवल ब्रीफ में बताई थी चीजें और आपको हेडिंग्स जैसा कुछ समझाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड व्हाट ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इज। Autobiographical elements are the only things or only incidents or characters that are related to writer's real life, are influenced with that real life, means ऐसे characters, ऐसे incidents जो कि राइटर के रियल लाइफ से रिलेटेड हो या इंस्पायर्ड हो या उन्हीं का एक तरीके का डिपिक्शन हो, तो वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट होता है।
if the novelist correlates her life experiences, her real experiences, her events of his or her real life, uh, fictionalize in the novel, that is, the novel is considered as autobiographical novel. So here are several elements and several characters that are very autobiographical, very real in the life of the novelist, and that is why this novel can be considered as an autobiographical novel. First of all, the narrator is actually the mouthpiece of the writer herself, and is very similar, or we can say that her character is inspired with the writer. उसका जो कैरेक्टर है वो खुद राइटर से इंस्पायर्ड है, एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ द राइटर herself is converted into novel and narrated with the mouth of Scout Finch. तो एक तो ये हो गया पहला चीज जो कि ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है. एंड सेकेंड थिंग इज दैट द प्लॉट ऑफ टॉम रॉबिन्सन केस is actually based on a real incident that happened in 1931 when writer's father took up a case that is very similar to the case of Tom Robinson, and this is the depiction, yeah, or we can say that fictionalized depiction of real story, real incident, that is that is an autobiographical element. The happenings of गिफ्ट एपिसोड, जो गिफ्ट एपिसोड है जो कि टॉम, सॉरी, स्काउट और जेम को जो उस पेड़ के कोटरे में से, पेड़ के होल में से गिफ्ट्स मिलते थे, दीज आर एक्चुअली रियल थिंग्स दैट वाज कंफर्म्ड बाय वन ऑफ राइटर्स फ्रेंड हु हैज इंस्पायर्ड द कैरेक्टर ऑफ डिल. ठीक है, तो एक जो राइटर के फ्रेंड हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है दैट कि एक्चुअली the gift episode is inspired by the real incident. It was a real incident in life of the writer. It is also a kind of autobiographical element in the novel. And apart from these, the character of Dill is also from also inspired from the real life character, that is writer's friend. ठीक है, मिस्टर कपोते. ठीक, the character of Dill is inspired with the writer's real life friend Mr. Capote, and is also uh, supports the supports and proves the novel as an autobiographical novel. And not last but not least but last, that is character of Atticus Finch, who is a liar in it, and is inspired with the writer's father, who was also a liar, and has taken up a similar case that was presented in this novel. ठीक है, तो ये सारी जो इंसिडेंट हैं इन सबको आप नरेट करेंगे, लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट वी कैन कंक्लूड दैट ऑन द बेसिस ऑफ द above description we can consider we this novel is correctly considered as an autobiographical novel. This is actually a fictionalized description, fictionalized narration and inclusion of several incidents happenings in the life of the writer. This whole novel, whole plot is not real. That's why it is not an autobiography, but some events of the novel is inspired with the real life of the writer and real experiences. This is why this novel can be considered as autobiographical novel.
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे तो आपका ये जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है वो भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद इसमें एक जो थीम का कैरेक्टर बचेगा, कुछ जो इसमें सिंबल्स का यूज हुआ है उन पर चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। एंड आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। तो चलते हैं, लेकिन चलने से पहले आपके पास 2 मिनट का समय है। अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपके मन में है, कुछ कहना चाहते हैं तो कह लीजिए। एक पिछली क्लास में पूछा गया था, मैंने मैसेज भी कर दिया था, किसी ने पूछा था कि जो लब आफ्टर लब है उसका वीडियो नहीं मिल रहा है, तो लाइव में जाकर के नीचे स्क्रॉल करिए, डायरेक्ट वर्कआउट का वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें मिल जाएगा। मैंने चेक किया, वीडियो है, कहीं गया नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी के पास कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो कह लो भाई फटाफट, और उसके बाद हम क्लास को करते हैं समअप। नहीं तो दिखाओ हमको अंगूठा और हम चलते हैं आज के लिए। ओके, सो क्लास को हम करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे कल। थैंक यू।